આપણી સાથે આગળ વાતચીત કરવા માટે હવે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે તેજસ નેટવર્ક્સના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ અને એની સાથે જ આગળ સેક્ટોરલ આઉટલુક કેવી રીતના બની રહ્યો છે આ બધા વિશે આપણી સાથે ચર્चा કરશે कंपनी CEO संजय नायक जी. संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले शुरुआत मैं क्वार्टरली रिजल्ट से करना चाहूंगी. हम लोग ओवरऑल ईयरली नंबर्स डिस्कस करें उससे पहले, क्योंकि हम लोग जो नंबर्स के अंदर इनफैक्ट ऑपरेशनली नंबर्स जो देख रहे हैं वो काफ़ी कन्विंसिंग है. किस तरीके से ये क्वार्टर रहा था, पिछले साल के जितने डिस्ट्रप्शंस थे उसके कंपैरिजन में क्या थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन दिखा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए किस तरीके से शेप अप हो रहा था. जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपसे बात करने के लिए. जैसा कि आपने कहा कि पिछले साल हमारा काफी खराब रहा, बट पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखिए तो हमने स्लो एंड स्टेडीली प्रोग्रेस अचीव की है. और Q4 में हमारे नंबर्स जो हमारा स्टेडी स्टेट है यूजुअली उसके करीब करीब आ रहा है. बेसिकली अगर आप मैक्रो पिक्चर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कोविड और अदरवाइज भी लोगों को घरों से जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके कारण आपको बहुत हाई क्वालिटी और हाई कैपेसिटी होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए रहता है. और हमारा जो इक्विपमेंट है उस होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को डिलीवर करने के लिए ऑपरेटर खरीद रहे हैं. तो एक तो वो हमारा मैक्रो लेवल पे इंडिया प्लस इंटरनेशनल में फायदा है. और दूसरा है कि जब इतना ज्यादा डेटा अगर आपके घरों से जनरेट होगा, ऑफिस से जनरेट होगा, तो उसको कैरी करने के लिए जो बैकबोन चाहिए आपको, वो भी बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसमें कैपेसिटी बढ़ाने की है, और उसमें भी हमारा इक्विपमेंट लगता है. तो ये फंडामेंटल जो एक बिजनेस के लिए जो ग्रोथ ड्राइवर है वो पॉजिटिव है इंडिया प्लस इंटरनेशनल के लिए. जो दूसरी बात आपने कही कि भाई पहले हमारे जो रिजल्ट थे उसके कंपैरिजन में क्या पिछले 12 महीनों में बदला है, वो ये कि पहले हमारी गवर्नमेंट बिजनेस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंस थी इंडिया में. और जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट बिजनेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, क्योंकि सरकार की क्या स्थिति है, कितने प्रोजेक्ट खर्च होंगे नहीं होंगे. तो हमने काफी कॉन्शियसली एक फोकस किया था कि हम इंटरनेशनल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. और पिछले 12 महीनों में हमें अच्छी सफलता मिली. इंटरनेशनल में करीब 103% हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है बुकिंग पे, नए ऑर्डर में, और करीब 60% हुई है रेवेन्यूज में. तो जो मोमेंटम है हमारा इंटरनेशनल पे काफी अच्छा है. और जो तीसरी चीज हमने की है कि इंडिया में भी जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े ऑपरेटर हैं, उनमें अगर आप देखिए उनकी जो बड़ी अच्छी सर्विसेज जो आ रही हैं, जहां उन्हें मुनाफा मिल सकता है, वो है होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज में. तो हमारा इक्विपमेंट उनके द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया है. अभी तक हमने नतीजों में उसका फायदा नहीं देखा है, बट अगले जैसे इस साल के ऑनवर्ड्स में जैसे जैसे हमारे इक्विपमेंट डिप्लॉय होने शुरू होंगे तो उसमें भी हमें मोटा मोटा फायदा मिल सकता है. तो अगर आप मैक्रो पिक्चर पे देखिए, ये हमने कंपनी में चीजें की हैं. और जो चौथी चीज जो कि काफी लोगों के दिमाग में थी, परेशान कर रही थी करीब करीब इस समय लास्ट ईयर, कि भाई हमारे कैश की सिचुएशन कैसी है. अगर 12 महीने ठीक नहीं निकले, कुछ हमारे BSNL में भी पैसे फंसे हुए थे, तो अगर वो नहीं निकले तो कंपनी की क्या स्थिति रहेगी. तो हम बहुत हैप्पीली कह सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में हमने अपनी कैश पोजीशन को स्ट्रेंथन किया. करीब 80-90 करोड़ हमने ऐड किए हैं. करीब 364 करोड़ हमारी कैश है हमारी कंपनी में, कोई डेट नहीं है. BSNL से भी काफी 60-70 करोड़ हमने खर्च कर लिए. करीब 85% हमारी पूरी रिकवरी हो चुकी है. तो मोटा मोटा वो डायरेक्शन भी हमें सॉलिड दिख रहा है, ताकि हम लॉन्ग टर्म कॉल्स ले सकते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट कि हमारी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है या नहीं है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, ऑर्डर बुकिंग पे आते हैं, क्योंकि जो नंबर्स मैं देख रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे भी तकरीबन 50% से ज्यादा का इजाफा है. अगर हम लोग चीजें नॉर्मलाइज होती हुई यहाँ से देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, कब तक हम लोग वापस पीक पर आ पाएंगे प्री कोविड लेवल्स पे? क्योंकि हम लोग जानते हैं FY जो 17 से 19 का पीरियड था उसके दौरान तकरीबन 900 करोड़ जितना क्लॉक इन हो रहा था. अब उस लेवल पर वापस आने के लिए कितनी चीजें और स्टेबलाइज होते हुए आप देख रहे हैं? क्या मैं 1 या 2 क्वार्टर्स एक्सपेक्ट करूं या मोर देन दैट? या तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वार्टर के बजाय यूजुअली एनुअलाइज देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी क्वार्टर में काफी सीजनैलिटी होती है. तो Q4 हमेशा Q1, Q2, Q3 से बड़ा रहता है. तो सीजनैलिटी तो हमारे बिजनेस की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है. जहां तक टोटल ईयर की आप बात करेंगे, हमारा ट्रांजिशन शुरू हो चुका है. जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में आना था, ग्रोथ पे आना था, तो ट्रांजिशन शुरू हो गया. वेदर हम इसको करने के लिए 12 महीने लगेंगे या 18 महीने लगेंगे, ये तो समय ही बताएगा. हम जो कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल का जो ग्रोथ मोमेंटम है जो हमने इस साल देखा, हमें उम्मीद है कि हम उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे. हमारी काफी अच्छी अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में काफी अच्छी हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही है. इंडिया में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इंडिया प्राइवेट में अभी एंट्री की है इन टर्म्स ऑफ न्यू एप्लीकेशन, बट उसका अभी रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो भी हमें पॉजिटिव दिखता है.
और अगर थर्ड थिंग है, अगर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, जैसे आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कि 2.5 लाख गांवों के बदले 6.5 लाख गांवों में हम भारत नेट को लेकर जाएंगे, पर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड अभी तक वो प्रोग्रेस उन पे स्टार्ट नहीं हो पाई है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखेगी, हम सूनर और लेटर जो पहले के नंबर पे पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कहना इस समय मुश्किल ही रहेगा, बट डेफिनेटली डायरेक्शनली हम अच्छे डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अगर आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर में हमारी ऑर्डर बुक है, नए ऑर्डर इनफ्लो है 200 करोड़ के ऊपर रहा है, विच गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि जो हमारा मोमेंटम है जो बिजनेस का वो सही डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके, करेक्ट। अच्छा, आप ग्लोबल की बात कर रहे थे तो मैं उसी पे कुछ चीज़ें जानना चाह रही थी सर, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अफ्रीका का बिजनेस सुधर रहा है, हम लोगों ने एशिया के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है। अमेरिका के अंदर बिजनेस के बारे में मैं कुछ डिटेल समझना चाह रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना को रिलेटेड जो दबाव दिखा था वहीं पे था। क्या चीज़ें वहाँ से एड ऑन होनी शुरू हो रही है? क्या वहाँ से नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाएं। आपने बिल्कुल सही गौर फरमाया कि जो 2 ज्योग्राफी से अफ्रीका और एशिया ने बहुत अच्छा किया बट अमेरिका नहीं किया। उसका कारण ये था कि अफ्रीका और एशिया में हमारी सेल्स टीम और जो हमारी लोकल प्रेजेंस थी, जहां जो कि हमारे वहीं के रहने वाले सेल्स, वहीं की सपोर्ट सर्विसेज, वो करीब 4-5 साल से हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसके कारण हमें एक्चुअली हो रही है। तो सारे कंट्रीज के लोग चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कंट्री का इक्विपमेंट ना खरीदे क्योंकि उसकी सिक्योरिटी रिस्क वगैरह रहती है, तो उसका फायदा हमें जहां हम ऑलरेडी थे उसमें मिला। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में आप देखिए, हमने पिछले 1 साल 1.5 साल से ही पहले अपनी सेल्स प्रेजेंस और जो डायरेक्ट तेजस ब्रांड में बेचना शुरू किया, और उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड आने से क्या होता, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट जो कभी भी कोई ऑपरेटर खरीदता है तो पहले वो फील्ड टेस्टिंग करेगा, ट्रायल करेगा, उसको ठोक बजा कर देखेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, उसके बाद वो नेटवर्क में डिप्लॉय करना शुरू करता है। तो वो जो पिछले 12 महीने में जैसे अमेरिका में कोविड हुआ, तो जो वहां के जो कस्टमर्स थे, और नेचुरली उनने भी सोचा कि भाई जो हमारा चल रहा है उसी को हम आगे रखते हैं, नए वेंडर को लाने से हमें पता नहीं कैसा क्या होगा, तो उसके कारण हमारा थोड़ा सा डिले हो गई सक्सेस। बट टीम्स ने काफी काम किया है, छोटे छोटे हमें ऑर्डर्स मिले हैं। मेक्सिको में एक्चुअली हमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है, यूएसए में उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, बट मुझे लग रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका को मैं टोटल तरीके से लूं तो इस साल हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट उनसे हमें सक्सेस दिखना शुरू होएगी, और उसके और जैसे जैसे क्वार्टर बढ़ते जाएंगे तो मैं ऑफकोर्स आप लोग को रिपोर्ट देता रहूंगा कि कैसे चल रही है, बट डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन तो दिख रहा है उसमें। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कुछ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स जो हम लोगों ने देखे, उसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी। पिछले दिनों में जितने भी पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर्स से हम लोग बातचीत कर रहे थे, सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट्स को लेकर कुछ दिक्कतें हो रही थी, ग्लोबली भी वो बता रहे थे। आपकी तरफ से, क्योंकि आप ग्राउंड सिचुएशन पे ज्यादा चीजें होते हुए देखते हैं, एक क्लैरिटी, क्या वो स्टेबलाइज हो चुका है? किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो शॉर्टेज है, ये सिर्फ टेलीकॉम में अफेक्ट नहीं करती, ये ऑटो में भी अफेक्ट करेगी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में करेगी, मोबाइल फोन, सब सारी इंडस्ट्रीज में अफेक्ट करती है। तो जो फंडामेंटल जो इशू, कोर इशू है कि जो कोविड के कारण जो डिसरप्शन हुआ है सप्लाई चेन में, क्योंकि चुनिंदा 4-5 कंपनियां हैं दुनिया में, काफी ताइवान में, कोरिया में है, जो पूरे वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स या चिप्स बनाते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 क्वार्टर का डिस्टर्बेंस है। जहां तक हमने देखा है, ये पूरे का पूरा इस कैलेंडर ईयर चलेगा फॉर श्योर, और इट कैन इवन गो इनटू अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो क्या होता है कि जो चिप्स है वो तो कॉमन है, अब उसके लिए उनको ऑटो के लिए भी चिप्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाने हैं, टेलीकॉम के लिए भी बनाने हैं। तो ये थोड़ा सा जो एलोकेशन और पुश एंड पुल चल रहा है इंडस्ट्री में। जहां तक टेलीकॉम इंडस्ट्री के चिप्स की बात है, हमने तो जनवरी में, दिसंबर से ही ये अर्ली अलर्ट ले लिया था कंपनी में, तो हमने उसका एक्शन शुरू किया था, तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे Q4 में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है अभी Q1 तो ठीक ठाक दिख रहा है, उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। Q2, Q3, Q4 के लिए हमने एक्शंस अर्ली ले रखे हैं। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, बट जहां तक मेरी समझ है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, नॉट जस्ट फॉर हमारी कंपनी, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए या अक्रॉस वर्टिकल्स, ये शायद मेरे को तो पूरे इस कैलेंडर ईयर में ये चैलेंजेस चलेंगे, और अब कैपेसिटी पूरी उस इंडस्ट्री की बढ़ेगी जिसको डेवलप करने में कम से कम 6 से 12 महीने लगते हैं। लेटर पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा डीकंजेशन दिखेगा, बट तब तक के लिए जो कंपनियां कर सकती है कि अर्ली एक्शन लें, जैसे हमने काफी सारे ले रखे हैं,
और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हम लोग जो डिमांड को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, आपने मुझे कैश की पोजीशन तो बता दी, लेकिन वर्किंग कैपिटल में भी एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया है, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो। उसका मेन रीजन शायद इन्वेंट्री लेवल्स में जो इंप्रूवमेंट आया है वो रहा होगा। लेकिन क्या कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स? कितने ग्रांट हो चुके हैं इस साल के दौरान, कितने पाइपलाइन में है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए अगर। जो वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट आया है और काफी इंप्रूवमेंट आया ड्यूरिंग द ईयर, दो कारणों से आया। जैसे कि आपने सही कहा, एक तो इन्वेंट्री लेवल्स हमने काफी, जो हमारे पास इन्वेंट्री थी उसको हमने कंज्यूम कर लिया है। और एक्चुअली आज की डेट में अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री की जो लाइफ होती है वो 7 से 10 साल तक रहती है। तो वो एक बेनिफिट हुआ है। और जो दूसरा जो बहुत बेनिफिट हुआ है, हमने काफी सारे कलेक्शंस इंप्रूव किए हैं। तो अगर एक एक्चुअली बीएसएनएल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने भी हमारे कस्टमर के कलेक्शन है ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक आ चुके हैं। और बीएसएनएल से भी हमने करीब 85% अपना पूरा पैसा निकाल लिया है। तो आई थिंक मोटा जो कलेक्शन प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमें वर्किंग कैपिटल का फायदा मिला। और कॉस्ट आपने देखे ही होंगे, ऑलमोस्ट हमने काफी कंट्रोल करके रखे। तो दूसरा आपका सवाल था कि जो पैटेंट्स की सिचुएशन है, आज की डेट में हमने करीब 349 पैटेंट्स फाइल किए हैं और उनमें से करीब 127 हमें ग्रांट हो चुके हैं। तो पैटेंट की भी सिचुएशन अच्छी, क्योंकि आपने जैसे समझा होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत नॉलेज इंडस्ट्री है, बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो जो पैटेंट्स हैं, जो हम R&D में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपने देखा हो कि डिस्पाइट हमारे रेवेन्यूज पिछले साल खराब थे, बट उसके बावजूद हमने R&D में कोई कटौती नहीं की। हम आज भी अमंग लिस्टेड कंपनीज में हम टॉप 3 पे आते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ R&D। तो R&D एक अच्छा चीज होती है जो टेक्नोलॉजी कंपनी में, क्योंकि उसके कारण आपके प्रोडक्ट्स अप टू डेट रहते हैं, वर्ल्ड क्लास रहते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया में भी भले बेच रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैव टू बी कंपेयर्ड विद जो बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो सारी चीजें हमने कंटिन्यू की है। और जैसे पैटेंट में भी आपने कहा 127 पैटेंट हैं, विच शोज कि हमारी कंपनी में बहुत इनोवेशन हो रहा है। हम बहुत अच्छे इंजीनियर्स, बेस्ट ऑफ द माइंड्स दैट वी कैन हायर इन इंडिया वी हायर। So those are the things which are really helping the company get back on track. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, ये तो टेलीकॉम के रिलेटेड हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया, लेकिन एक और पैरामीटर है जो काफी बार मैं एनालिस्ट से जब बात करती हूँ इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली तेजस नेटवर्क्स के लिए, वो लोग जो बुलिश होते हैं वो डिफेंस को रिलेटेड, यहाँ से जो डिमांड जनरेट हो रही है उसको लेकर काफी ज्यादा बुलिश होते हैं। आपकी तरफ से एक कमेंट उसके ऊपर, वहां से डिमांड कैसी दिख रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में डिफेंस के अंदर भी एक शार्प पिकअप आया है। प्राइवेट की बात कर ले, पब्लिक सेक्टर की बात कर ले, वहां से कैसा रिस्पांस रहा है आपका? किस तरीके से काइंड ऑफ ये सेगमेंट शेप अप हो रहा है? कुछ डिटेल्स आप वहां के कंपोनेंट्स की मुझे दे पाए अगर। आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं, एक तो जो नॉर्मल टेलकोज होते हैं, जो बड़ी आपको मोबाइल ऑपरेटर तो वो लोग लगाते हैं। दूसरा डिफेंस में भी अगर आप देखिए, और नॉट ओनली डिफेंस, जिसको कहते हैं हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ ब्रॉडर एंगल, जिसमें आपकी स्मार्ट सिटीज, वीडियो सर्वेलेंस, पावर सेक्टर की जो यूटिलिटीज होती है, जैसे पावर ग्रिड टाइप की कंपनियां, रेलवेज होती है, मेट्रोज होती हैं, उन सभी में अगर आप देखिए उनका जो हार्ट है वो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। उसी के दौरान सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे से सिंक अप होती हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में हमने एक पिछले कई सालों में आपने देखा होगा एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर करके हमने एक बनाया है। उसमें हम काफी अलग अलग इन सेगमेंट्स में भी अपना इक्विपमेंट बेचते हैं। जहां तक डिफेंस की बात है, एक जो भारत का एक जो एस्पिरेशन है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और अगर आपको डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है तो आपको सिक्योर्ड टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसमें कोई स्नूपिंग नहीं हो रही है, कोई आपका डेटा दूसरी कंट्री में नहीं जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, उनका क्लियर मैंडेट है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है टेलीकॉम इक्विपमेंट में। सो इन दैट सेंस हम काफी सारी जो डिफेंस कंपनियां हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके साथ भी काम करते हैं। कई हमने पिछले साल में आर्मी के प्रोजेक्ट में काम किया है, एयरफोर्स के प्रोजेक्ट में किया, नेवी के प्रोजेक्ट में किया है। सर्वेलेंस, जो वीडियो सर्वेलेंस होते हैं, जैसे जो पुलिस नेटवर्क होते हैं, उनमें हमने काम किया है। तो उन सब में इक्विपमेंट में हमारी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, बट काम बहुत ज्यादा रहता है। और डिफेंस सेक्टर में एक जो चैलेंज है कि जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो बहुत लंबी लगती है। तो अगर आप आज काम करना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 साल बाद वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। तो हमने जो तेजस में जिस तरीके से हम डिफेंस सेक्टर को लेते हैं कि हम उन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करते रहते हैं, बट जो हमारा जो मेन लाइन है वो सिविल, विच मीन्स की इंडिया, इंटरनेशनल, प्राइवेट, इन सब में रहता है।
डिफेंस में हमारे सेम प्रोडक्ट्स लगते हैं और जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट्स आएंगे तो होपफुली हमें उन पे काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले सालों में डिफेंस के कई सारे प्रोजेक्ट में काफी सारी डिफेंस की जो बैकबोन नेटवर्क से हमारे इक्विपमेंट पे आज चल रहे हैं। और जो 15 जून से आपने शायद एक ट्रैक किया होगा एक न्यूज आइटम की, 15 जून के बाद भारत सरकार ने एक ये नियम बनाया है कि कोई भी टेलीकॉम नेटवर्क हो, चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का हो, चाहे टेलीकॉम ऑपरेटर का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का हो, वो सिर्फ ट्रस्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट लगा सकते हैं। यानी स्पेसिफिक देशों से जो इक्विपमेंट आएगा उनको लगा सकते हैं और और कई देशों से वो इक्विपमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। तो उन सब चीजों का भी धीरे धीरे हमारे बिजनेस पे अगले सालों में फायदा होगा। अभी जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो बेसिकली मोस्टली ऑन इंटरनेशनल प्लस जो हमारी जो मेन लाइन टेलीकॉम बिजनेस है उन पे है। और ये सारे अगेन ये सेक्टर्स अच्छे सेक्टर्स है, बट इनको डीलों को कुक करने में थोड़ा समय लगता है और उसके कारण हम ट्रैक करते रहते हैं एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पर हम डेफिनेटली क्लियरली जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट वो जानते हैं कि तेजस नेटवर्क्स इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो उनमें हमें जरूर मौका मिलेगा आगे भी। ओके नहीं, एक्चुअली मुझे ये बात डिस्कस करनी थी, आपने क्लियर कर ही दिया। तो मैं एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ सर, क्योंकि पिछले 1 या 2 हफ्ते में कोरोना के केसेस सेकेंड वेव की वजह से काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। क्या उसकी वजह से कुछ कैपेसिटीज के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या उसकी वजह से कुछ डैम्पन हुए हैं? और चूंकि हम लोग जानते हैं आपके इंडिया बिजनेस में नियरली 43% रेवेन्यूज प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू आते हैं, किस तरीके से वो शेप अप हो रहा है? अगर इसका इम्पैक्ट की बात कर ले तो वो क्या थोड़ा बहुत भी कम्बैट होने की कोशिश हो रहा है? कोरोना के केसेस तो क्लियरली बढ़ रहे हैं, तो बट जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, चाहे ऑपरेटर हो चाहे हमारी टाइप की कंपनी हो, हमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेजिग्नेट किया गया। इसका मतलब है कि अगर लॉकडाउन भी होता है तो हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि सारा देश टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। तो उस तरीके से हम लोग ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं पिछले 12-15 महीनों में हमें एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो आई थिंक दैट वे बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है हमारी कंपनी में, हमें कोई इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो की है कि हो सकता है कि जो हमारे कस्टमर हैं, जैसे जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, उनको थोड़ा सा रोल आउट करने में, नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए, जैसे घरों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगाना है, जहां तक मुझे पता है आज डिमांड बहुत ज्यादा है, बट लोग उस रफ्तार से कनेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा सा कोरोना की वजह से क्लियरली इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि अगर सोसाइटीज लोगों को अंदर नहीं आने देंगे तो उनको तकलीफ हो सकती है। बट मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म है एंड जहां तक हमने बिजनेस कंटिन्यूटी अपनी अच्छी रिटेन कर रखी है, तो होपफुली हमारे बिजनेस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली नहीं आएगा और डिमांड डेफिनेटली डेटा की बढ़ेगी, तो उससे लॉन्गर टर्म में हमें बेनिफिट ही मिलेगा।